देहरादून में बीजेपी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी संवेदनशील है और एक बार फिर से हैट्रिक लगाने को लेकर बताया जा रहा है कि तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस संबंध में कुल मिलाकर यानी कि 7 जनवरी को देहरादून में लोकसभा चुनाव की योजना की बैठक है और जिसमें आगामी चुनाव तक के कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। और इस संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि कल की इस महत्वपूर्ण बैठक में हमारे सभी सांसद मौजूद होंगे जिसमें आगामी चुनाव तक के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। तो देहरादून में आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार है। खासतौर पर 7 जनवरी को लोकसभा चुनाव की योजना की बैठक, चुनाव के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी। लोकसभा चुनाव योजना बैठक है। तो मैं योजना का विषय बोलता हूँ तो योजना खास है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं की रैली से भी है, चुनाव प्रबंधन की टोली बननी है, प्रचार प्रसार की टीम बनेगी, लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा के संयोजक, इन सारे विषयों में हम चर्चा करने वाले हैं। और कल हमारे सभी सांसद उस बैठक में रहेंगे, हमारे सभी कैबिनेट मंत्री उस बैठक में रहेंगे। इसके साथ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी राष्ट्रीय महामंत्री इस बैठक में वो उनका समय हमको मिलने वाला। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं और ऐसे में जो उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें हैं बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो टारगेट है वो बीजेपी का यह है कि इस बार यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार अगर बीजेपी को करना है तो उसके लिए हर एक लोकसभा सीट बीजेपी के लिए बहुत मायने रखती हैं। उत्तराखंड की अगर आप 5 लोकसभा सीटों की बात कर लीजिए तो वो भी बहुत मायने रखती है और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां उत्तराखंड में भी जोरों शोरों पर चल रही हैं। 7 जनवरी को लोकसभा चुनाव योजना की बाकायदा बैठक होनी है और इस बाबत जो योजना है वो तैयार की जाएगी। उस कमेटी की बैठक होगी, चुनाव के कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा खास तौर पर तैयार की जाएगी। और इस बाबत आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और यही कारण है कि अलग अलग एजेंडों पे, चाहे आप उत्तरी भारत के राज्यों की बात कर लीजिए, चाहे आप दक्षिणी भारत के राज्यों की बात कर लीजिए, चाहे फिर आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, चाहे फिर आप पश्चिमी भारत की बात कर लीजिए, हर एक तरीके से लोकसभा चुनाव में 400 सीटों का आंकड़ा पार करने के लिए बीजेपी पूरा दमखम लगा रखी है, हर एक वर्ग को रिझाने में जुटी हुई है। आप चाहे बात कर लीजिए 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, उस बाबत खास तौर पर तैयारियां करने में बीजेपी जुटी हुई है और उस राम मंदिर, अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, इनके जरिए जहां सनातनियों को साधने की तैयारी है तो वहीं पर शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान, इसके तहत अल्पसंख्यक महिलाओं को साधने की तैयारी हो रही है। उत्तराखंड की बात कर लीजिए तो वहां पर खास तौर पर जो बीजेपी है वो सभी लोकसभा सीटों के लिए इस वक्त जद्दोजहद करने में जुटी हुई है और इसी के तहत लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि 5 लोकसभा सीटें बड़ी मायने रखती हैं और पिछली बार बहुत अच्छा दबदबा रहा 2019 में बीजेपी का, लेकिन ऐसे में अब चूंकि इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के तहत तो सभी जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो एक साथ हैं। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी फार्मूला तैयार नहीं हुआ है, उसके लिए 20 जनवरी की तारीख निर्धारित कर दी गई है। लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस काफ़ी सक्रिय है। कांग्रेस का कहना यह है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी के रथ को रोकेंगे। सभी सियासी दल एक साथ एक मंच पर हैं और इस मंच पर आते ही जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो ये है कि बीजेपी के विजय रथ को रोका जाए। जो सपना है बीजेपी का 400 के पार करने का, उस सपने पर पानी फेरा जाए। तो इसके लिए सभी विपक्षी दल एक साथ हैं, एक मंच पर हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इस बाबत सभी सियासी दल जुटे हुए हैं। बीजेपी खास तौर पर इस बाबत जो कमेटी का गठन है उस बाबत मंथन करेगी, चर्चा करेगी और चर्चा और मंथन करने के बाद जो लबुलवाब किस तरीके से होगा, क्या कार्य योजना होगी, क्या पृष्ठभूमि होगी पूरे लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड पे बीजेपी की, उस बाबत चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तो 7वीं
7 जनवरी को लोकसभा चुनाव को लेकर ये चर्चा रूपरेखा कार्यक्रमों को लेकर तैयार होगी। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र पेटवाल जी, 7 जनवरी को बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक होनी है उत्तराखंड में। क्या कुछ है पूरी तस्वीर इस बैठक को लेकर, पहले वो बताइए, फिर आगे की भी सवाल। देखिए, बीजेपी एक तरह से जो चुनावी अभियान है बीजेपी का उसमें जुट गई है और समय समय पर बीजेपी का जो संगठन है वो विभिन्न चीजों को लेकर, विभिन्न गतिविधियों को लेकर अपनी बैठकों का आयोजन करती है। और चुनावी समर है तो इसमें बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो इसी लिहाज से 7 जनवरी को देहरादून में लोकसभा चुनाव योजना की एक बैठक बीजेपी ने आहूत की है, जिसमें आगामी चुनाव तक के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी। इस संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं, उन्होंने जानकारी दी है और बताया है कि कल की इस महत्वपूर्ण बैठक में हमारे जो सभी सांसद हैं, प्रदेश के जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उसके अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी और तमाम प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं, संगठन के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी मौजूदगी इस बैठक में रहेगी। और आगामी चुनाव तक के जो भी कार्यक्रम बीजेपी तय करेगी उनका एक रोड मैप बनाकर एक दीर्घकालिक योजना के तहत चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में जो भी निर्णय निकलेगा उसका आगे क्रियान्वयन किया जाएगा। जी वो उत्तराखंड की सीटें हैं वो बड़ी मायने रखती हैं लोकसभा की। हालांकि पिछली बार अगर देखा जाए तो कोशिश तो हो रही थी कि सभी जो विपक्षी दल हैं एक मंच पर आए, लेकिन इस बार जो उत्तराखंड की लोकसभा सीटें हैं उस पर बीजेपी की राह इंडिया गठबंधन के होते आपको आसान नजर आ रही है या फिर आपको लग रहा है कि चुनौतियां होंगी? कोई खास चुनौती जो है बीजेपी को इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन का उत्तराखंड में बहुत ज्यादा फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। और ऐसा भी अभी प्रतीत नहीं हो रहा है कि उत्तराखंड की 5 सीटें हैं उस पर कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस अपने पूरे 5 प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में अभी तक का जो अनुमान लगाया जा रहा है तो पूरे 5 प्रत्याशी अपने उतारेगी और सीधे सीधे भाजपा के सामने चुनाव लड़ेगी। तो बहुत ज्यादा फर्क इंडिया गठबंधन का उत्तराखंड में पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मात्र 5 सीटें हैं और 5 सीटों के लिए कांग्रेस के पास सक्षम प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये खास तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत मायने रखता है इस बार। वैसे भी बीजेपी का नारा ये है 400 के पार, अब की बार 400 के पार, तीसरी बार मोदी सरकार। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटें भी बड़ी मायने रखती हैं अगर 400 के पार करना है तो। जाहिर सी बात है, 400 पार करना है तो एक सीट मायने रखती है और उसके लिए बीजेपी बृहद कार्यक्रम इसीलिए आगे के लिए सुनिश्चित कर रही है कि तमाम पहलुओं पर ध्यान रखा जाए, अपनी टीम को मजबूत किया जाए। केंद्रीय नेता उत्तराखंड आ रहे हैं और विभिन्न बैठकों का जो संचालन है वो कर रहे हैं, तमाम संगठन के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत हल्के में उत्तराखंड को भी बीजेपी नहीं लेना चाहती है और उनके लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो उत्तराखंड में भी खासा वोट दे रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र पेटवाल जी सारी अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए। और चलिए अब सीधे रुक करते हैं पतंजलि योग पीठ में, जहां पे रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं और उसके साथ ही गुरुकुलम परिसर का शिलान्यास हो रहा है। सीएम धामी भी वहां पर मौजूद हैं। सुरेश चंद्र आर्य जी, स्वामी यतीश्वरानंद जी, मदन कौशिक जी, पूज्य स्वामी बालकनाथ जी, हमारे आदरणीय विधायक प्रदीप बत्रा जी, एनपी सिंह जी, राजीव गुलाटी जी, पूज्य स्वामी रविंद्रपुरी जी, स्वामी हरिचंद्रानंद जी, यशदेव शास्त्री जी, स्वामी आरदेव जी, स्वामी ज्ञानदेव जी एवं सभी पूज्य संतगण, मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगण और जिनके निमित्त
आज ये आचार्य कुलम गुरुकुलम का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है। ऐसे मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों और आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, उपस्थित हमारे मीडिया के बंधु, कार्यक्रम में सुंदर प्रस्तुति देने वाले हमारे सभी मातृशक्ति भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो आज के इस शुभ अवसर पर पूज्य स्वामी जी को, आचार्य जी को, उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम करा और एक ऐसी शुरुआत जिसके बारे में सभी पूर्व वक्ताओं ने यहां से बोला, और मंच पर विराजमान देश के रक्षा मंत्री, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जिनको अजात शत्रु के नाम से जानते हैं, और हमारे हम सब के अभिभावक आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं आज इस बहुत ही भव्य और ऐसा कार्यक्रम जो आने वाली पीढ़ियों को एक मार्ग प्रशस्त करने वाला है, इस कार्यक्रम में पधारने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं विश्व भर में योग, प्राणायाम और भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने वाले पूज्य स्वामी रामदेव जी का तथा अपने औषधि ज्ञान से असंख्य व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकिशन जी को भी यहां से प्रणाम करता हूं। साथ ही कार्यक्रम में पधारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार देवभूमि उत्तराखंड में जिनके चरण पड़े हैं, मां गंगा के तट पर जिनके चरण पड़े हैं, देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, जो पहले भी कई बार बहुत सारे संगठनात्मक कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में यहाँ आते हैं, एक बार उनका फिर से, सुधांशु जी का और सभी अतिथियों का मैं एक बार देवभूमि पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विशेषकर से मोहन यादव जी, जिनके बारे में स्वामी जी ने भी यहाँ से कहा, वो अनेकों जो जमीन से जुड़े हुए नेताओं में से हैं, और मैंने अभी वहाँ जब मुझे राजस्थान में शपथ ग्रहण के समय आप मिले थे तो मैंने उनसे चर्चा भी की थी, और मोहन यादव जी की तलवारबाजी मैंने सोशल मीडिया में देखी, तब से मैं इनके इन गुणों का भी मुरीद हो गया। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आज के इस कार्यक्रम में इतनी विशाल संख्या में, और इसके लिए स्वामी जी ने जब कार्यक्रम की रचना की थी तो स्वामी जी ने तब कहा था कि मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी को इस कार्यक्रम में शिलान्यास के लिए बुला रहा हूं, उनको मैंने निवेदन किया है, और मैं घर घर जाकर लोगों को स्वयं निमंत्रित करूंगा, और उसका आज प्रतिफल यहां पर दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी विशाल संख्या में जो हमारे योग साधक, स्वयंसेवक, शिक्षकों तथा गुरुकुल में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों का जो आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्राचीन गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसी को जाता है तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी और प्राचीन गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद जी हैं। मैं इस अवसर पर भारत मां के महान सपूत स्वामी दर्शनानंद सरस्वती जी, स्वामी दर्शनानंद जी, उनको भी अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। देश भर में योग का प्रचार प्रसार करने वाले पतंजलि योगपीठ के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर पतंजलि योग परिवार के द्वारा विश्व के श्रेष्ठतम और विशालतम आज जो पतंजलि गुरुकुलम के शिलान्यास की हुई, मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी ने जिस प्रकार से पतंजलि योगपीठ के माध्यम से विश्व में योग और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया है, उसी प्रकार पतंजलि गुरुकुलम भी शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी बदलाव का द्योतक बनेगा। जिस प्रकार महर्षि दधीची के तप का उपयोग कर वज्र का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार स्वामी रामदेव जी अपने संघर्ष से, तप से, योग से, प्राणायाम और अध्यात्म व स्वदेशी चिंतन के माध्यम से
भारतीय शिक्षा की पताका को पूरे विश्व में फहरा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में गुरुकुलम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का भी काम करेगा, जिससे वो एक आदर्श नागरिक के रूप में जीवन के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे सकेंगे। भाइयों बहनों, आज जिसका यहाँ पर शिलान्यास हुआ है गुरुकुलम, वह अपने आप में एक विशिष्ट शब्द है और गुरुकुल में गुरु अपने छात्रों को कुलवाहक मानकर उन्हें तैयार करते हैं तथा शिक्षित कर उन्हें आदर्श मनुष्य बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। साथ ही उनके जीवन की आगे आने वाली तमाम चुनौतियों के लिए उनको हर प्रकार से तैयार करने का काम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में पतंजलि गुरुकुलम रूपी गंगोत्री से निकले हुए छात्र जो भारतीय शिक्षा पद्धति है उसकी धर्म ध्वजा को संपूर्ण मानना है कि व्यक्ति के निर्माण से राष्ट्र निर्माण संभव है। और पतंजलि गुरुकुलम का आज का ये शिलान्यास का शानदार समारोह इस मार्ग को, इस उद्देश्य को सार्थक करेगा। इस अवसर पर चूंकि बहुत सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं, हमने श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी का भी अभी उद्बोधन यहाँ पर होना है। मैं स्वामी जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि वैसे तो स्वामी जी सब बात हमारी मान लेते हैं और हम लोग भी स्वामी जी जो मार्ग बताते हैं हम उस मार्ग पर आगे चल देते हैं, कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एनसीसी भी अनिवार्य हो जाए, जिससे कि हमारा शास्त्र ज्ञान के साथ साथ शस्त्र ज्ञान की जो प्राचीन परंपरा है उसको भी बल मिल सके। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार देश में पहली बार गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर लाने का काम कर रही है। देश का परचम पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हो रहा है। आज परिणाम आप सबके सामने हैं। अभी भाई मोहन यादव जी जब बोल रहे थे तो वो द्वापर की बात कर रहे थे, त्रेता युग की बात कर रहे थे, और मैं कहूंगा कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत गए और बीच में द्वापर भी आ गया, उससे पहले त्रेता था, तो त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग, जितने वर्ष हुए वहां भगवान राम पैदा हुए और पूरे उस समय के लोगों ने राम राज्य देखा, भगवान राम को देखा, अयोध्या को देखा, और हम सब के सामने भी वो सारे वर्ष हटा दिए जाए जो द्वापर के हैं और कलयुग के हैं जो 5000 वर्ष बीत गए हैं, तो ये इस अवसर का साक्षी होने का अवसर अगर किसी ने प्रदान किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। उनके नेतृत्व में 22 जनवरी को भगवान राम अपनी जन्मभूमि पर फिर से वहां पर उनकी स्थापना हो रही है, फिर से विराजमान हो रहे हैं और इसके साक्षी हम सब 22 जनवरी को बनेंगे। आज काशी में काशी का भव्य काशी और दिव्य काशी, बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बनना हो, या जिस नगरी से हमारे आदरणीय मोहन यादव जी वहां से आए हैं, उज्जैन का महालोक हो, या देवभूमि उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, मास्टर प्लान हो, या केदारनाथ जी का नवनिर्माण हो। हम सब जानते हैं 2013 की आपदा में पूरी तरह से वो परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था, या चार धाम ऑल वेदर जाने वाली सड़कें हो, या ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, या केदारनाथ जी को जाने वाला रोपवे हो, या हेमकुंड। बीजेपी ने देश भर में दीवार लेखन का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसको लेकर देहरादून में सीएम धामी और पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी दीवार लेखन को लेकर कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि दीवार लेखन का कार्यक्रम 14 जनवरी तक करने का निर्णय लिया गया है, जबकि ये कार्यक्रम कुछ स्थानों पर चुनाव आचार संहिता के बाद तक चलेगा और इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक बूथ में पार्टी का सिंबल, स्लोगन का लेखन किया जा रहा है और जिसमें अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार का नारा दिया गया है। कल विधिवत रूप से पूरे देश में दीवार लेखन का कार्यक्रम प्रारंभ किया और निश्चित रूप से आचार संहिता से पूर्व तक और बहुत से स्थानों पर आचार संहिता के बाद भी हमारा दीवार लेखन का कार्यक्रम चलेगा। एक सतत
चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन उसको एक प्रकार से सामूहिक रूप से हमने 5 से 14 जनवरी का उसका समय तय किया है। 5 से 14 जनवरी हर बूथ पर 5-5 दीवार का लेखन हो जाए, इसका हमने कार्यक्रम का आह्वान किया है। खबर देहरादून से है, जहां पर सोशल मीडिया पर बल्लेबाज विराट कोहली और उनके बेटे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले आरोपी ने सोशल मीडिया पर विराट और उनके सुपुत्री पर अश्लील टिप्पणी पोस्ट की थी, जिस पर राष्ट्रीय महिला आयोग को अध्यक्ष रेखा शर्मा और नई दिल्ली की कमीशन फॉर वुमेन की लीगल काउंसलर अनन्या सिंह ने ईमेल के जरिए शिकायत की। वहीं जांच के बाद पता चला कि मामला देहरादून के रायपुर क्षेत्र के निवासी सानिध्य भट्ट से जुड़ा हुआ है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे पास एक राष्ट्रीय महिला आयोग से एक लेटर आया था, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी फेसबुक आईडी बना के और विराट कोहली और उसकी बेटी के ऊपर कुछ टिप्पणी की गई थी। तो उसकी हमने जांच करी। जांच करके ये पाया गया कि ये आईडी जो है जो सानिध्य भट्ट सन ऑफ गिरीश भट्ट, जो शहजादा रोड रायपुर के रहने वाले हैं, उनके मोबाइल के द्वारा ये कंटेंट अपलोड किया गया था। तो इसमें जांच करते हुए पुलिस की तरफ से इसमें मुकदमा लिखा गया, जो आईटी एक्ट, पॉक्सो और आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत हुआ। उसके बाद में प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये लड़का फर्जी आईडी बनाकर और जो है महिलाओं के ऊपर, विकलांगों के ऊपर और एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर और इस तरह के जो कंटेंट है वो पहले से अपलोड करता रहता था। तो इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है और उसके साथ साथ इस बाबत चिट्ठी लिखी गई है। अब देखना यह है कि कार्रवाई किस तरीके से होती है। लोग दूसरी खबर का कर लेते हैं। देहरादून में मूल निवास और स्थायी निवास का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं पर बीजेपी कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मूल निवास और उसके साथ साथ स्थायी निवास का जो विषय है उसका उद्देश्य सरकारी नियुक्तियों से है। तो ऐसे में मूल निवास और स्थायी निवास जैसे मुद्दों को लाने का मकसद क्या है, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस केवल भ्रमित करने का काम करे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने सवाल किया है कि क्या मूल निवास की बातें करना कोई अपराध है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का जो मूल निवासी है वो मूल निवास मांग रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, मूल निवास की बात करना क्या अपराध है क्या? इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जो उत्तराखंड का मूल निवासी है वो अपना मूल निवास मांग रहा है। सरकार को इसमें तय करना है कि वो मूल निवास देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है, या मूल निवास के अधिकार से वंचित करना चाहती है। जहां तक नियुक्तियों की बात है, वो चुनौती देके पूछ रहे हैं गैर उत्तराखंडी कौन भर्ती हैं? क्या ऋषिकेश एम्स में 600 भर्तियां राजस्थान की क्यों कर दी हैं? अभी भी इतने विभाग हैं, आउटसोर्सिंग से जो भी भर्ती हो रही है उसमें उत्तराखंड के मूल निवासी जो हैं उन लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा। उपनल में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है, बाहर से ला के भर्ती कर दिए गए हैं। कोऑपरेटिव बैंक में बाहर से लेके भर्ती कर दिए गए। मैं पर्टिकुलरली नाम लेके बता रहा हूँ, बता दें, इनका जवाब देते जरा, इनकी जांच कर लें। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा को कम करने का काम न करें। और स्थायी निवास का विषय है, मूल निवास स्थायी निवास का परफेक्ट उद्देश्य सरकारी नियुक्तियों से है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि पिछले सरकारों में जो नियुक्तियां उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हुई, उतनी ही नियुक्तियां अकेले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के टाइम पे हुई। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, उनमें से नॉन उत्तराखंडी किसकी नियुक्ति हुई? मेरा प्रश्न है, जब टोटल उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उत्तराखंड में नियुक्तियां हो रही है, तो मूल निवास और स्थायी निवास जैसे मुद्दों को लाने का उद्देश्य क्या है, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। तथाकथित इन लोगों को जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास करें। उत्तराखंड के अंदर जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, उन सब नौकरियों में स्थानीय लोगों को ही वो नौकरियां मिल रही हैं।
उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्रालय के आयोजित कायाकल्प अवार्ड कार्यक्रम के तहत दिनेशपुर के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जिले में लगातार दूसरी बार प्रथम पुरस्कार मिलने के बाद समाज सेवियों ने अस्पताल पहुंचकर प्रभारी चिकित्सक समेत स्टाफ को सम्मानित किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरकारी अस्पतालों के कायाकल्प के लिए प्रत्येक वर्ष अवार्ड का आयोजन किया जाता है और इस बार स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप पांडे को साल 2022 और 23 के लिए जिले में पुनः प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसमें कायाकल्प 2022-23 के तहत हम लोगों को जिले में प्रथम स्थान मिला है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर को। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा हमें यह अवार्ड देहरादून में दिया गया। अस्पताल में रखरखाव, साफ सफाई, मरीजों के साथ व्यवहार और उनके इलाज, समुचित व्यवस्था, अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं उसके तहत इसको दिया जाता है।